हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विज्ञान की क्लास में। और आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों पर। अब आप ये बताइए कि आपके घर पे अगर कोई आता है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपके घर पर कोई आया है? आपको पता चलता है डोरबेल यानी कि घर की घंटी बजाने से या फिर खटखटाने से। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसके बाद अगर हमें खटखटाने की आवाज़ सुनाई ही ना दे या फिर आपकी डोरबेल ख़राब हो गई हो तो क्या होगा? वो व्यक्ति वापस लौट जाएगा। ये भी बिल्कुल सही बताया आपने। अब आप कैसे जान पाते हैं कि कोई व्यक्ति आपके घर पे आया है, उसने दरवाज़ा खटखटाया है या डोरबेल बजाई है? ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको पता चलता है सुनकर। बिल्कुल सही जवाब आपका। इसी तरह से आपके स्कूल में क्या होता है? छुट्टी होती है, लंच होता है, ये आपको कैसे पता चलता है? सोचकर बताइए ज़रा। बिल्कुल सही बताया आपने, घंटी की आवाज़ सुनकर। जैसे ही टन टन की घंटी होती है आप समझ जाते हैं कि घंटी बज गई है, यानी कि छुट्टी हो गई है और आपको बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह से हॉर्न की आवाज़, जैसे ही आप चल रहे होते हैं रोड पर और अचानक से हॉर्न की आवाज़ आती है तो क्या होता है? आप रोड पर साइड में हो जाते हैं जाकर। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें सोच रहे होंगे कि मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ। इसी तरह से आज मैं भी आपसे यहाँ जो कुछ भी बोल रही हूँ, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये सब संभव इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज़ आप तक जा रही है और आप उसको सुन रहे हैं, इसीलिए ये समझ पाना संभव है। तो ये सब कुछ आज हम जो बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ध्वनि की। ध्वनि जो कि हमारे जीवन में जिसका बहुत ही अहम रोल है और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? साउंड कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि के बारे में। ये है आपका चैप्टर 14, जहाँ है ध्वनि के बारे में। आप पढ़ेंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, कंपन और तरंगे क्या होती हैं और ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो आज ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंत तक आप अंतर कर पाएंगे अपनी रोज़मर्रा के सुनने वाली ध्वनियों में। आप समझ पाएंगे कि वह ध्वनि किस प्रकार की है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल है, व्हाट इज साउंड? ध्वनि क्या है? तो बच्चों, ध्वनि क्या है? देखें, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है जो किसी भी माध्यम से ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित हो सकती है। ये शब्द है संचरित, यानी कि होकर जाना। तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित होती है। परंतु क्या सारी ध्वनियाँ आपको सुनाई देती हैं? ऐसा तो नहीं है। तो यानी कि केवल मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो हमें सुनाई पड़ती हैं। तो यानी कंपन कई तरह के होते हैं, लेकिन कम प्रबलता के, अधिक प्रबलता के, या वो आपको ध्वनियाँ ही केवल सुनाई देंगी जिनके कंपन हमको कानों से सुनाई दे। तो हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि वे सभी कंपन जो मनुष्यों को सुनाई देती हैं वे ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब भी हम किसी वस्तु में कंपन पैदा करते हैं, जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक रबड़ बैंड है। इसको आप बच्चों घर पे करके बिल्कुल देखिए। इस तरह से मेरे हाथ में ये एक रबड़ बैंड है और इसको देखिए मैं खींच कर छोड़ने वाली हूँ, क्या होता है ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको इस तरह खींच के छोड़ा तो इसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। आप ये देख सकते हैं। इसको मैं फिर से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप रबर बैंड देख सकते हैं और जैसे ही मैंने इसको खींच के छोड़ा एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हुई। देखिए, तो जैसे ही ये रबर बैंड आप देख सकते हैं ये कंपन हो रहे हैं तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और जैसे ही ये कंपन समाप्त हो जा रहे हैं ध्वनि रुक जा रही है। देख सकते हैं। तो बच्चों, इसको आप भी करके देख सकते हैं। इस तरह से रबर बैंड को उंगली में फंसाइए या किसी हुक में एक सिरा फंसाकर इसके मध्य भाग को ऊपर ले जाके इस तरह छोड़िए। क्या हुआ?
जैसे ही कंपन हुआ ध्वनि स्टार्ट हुई और कंपन बंद होते ही ध्वनि रुक गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वस्तुओं में कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से वो हर एक वस्तु जिसमें कंपन होगा उसमें ध्वनि भी अवश्य होगी। अब ध्वनि कम है कि ज़्यादा है, वो आपको सुनाई देगी या नहीं देगी, ये हम अभी आगे जान पाएंगे। सबसे पहले आप जानिए कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है तथा तरंग के रूप में चलती है। तो यहाँ आप दो शब्द हमारे सामने आए, कंपन और दूसरा तरंग, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्वनि यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे कानों तक जा रही है, पर ये किस रूप में जा रही है आप देख सकते हैं, ये आगे बढ़ रही है तरंग के रूप में। आप ये देख सकते हैं इस तरह से, यानी कि जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों तक इस तरह से आगे तरंग के रूप में बढ़ती है। यानी पहले तो आप देख सकते हैं इसके ये आयाम ज़्यादा होते हैं, फिर धीरे 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 ध्वनि इस तरह से आपको तरंग के रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब हम समझेंगे शब्द कंपन क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। कंपन के ऊपर निर्भर करता है कि वस्तु जब कंपन करती है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस घड़ी में ये इधर मूव करता है और ये पेंडुलम इधर मूव करता है, यानी किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, कंपन। जैसा कि आप सामने ये देख सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। आप देखिए जैसे मेरे हाथ में ये इस तरह एक दोलक है, बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये इसकी माध्य स्थिति है ये, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही ये आप देख सकते हैं इसको मैं छोड़ूंगी, ये देखिए ये गति करना इसने शुरू कर दिया, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की गति, यानी कि ये इधर की गति, ये है इसका आधा आयाम यानी कि आधा कंपन, और इधर का ये है आधा कंपन। अब क्या होगा, देखिए इसको, ये यहाँ आया और ये इस तरह से आके इधर गया। देखिए बच्चों ध्यान से, ये यहाँ आया और फिर इस तरह से, तो यानी आधा इधर और ये आधा इधर, इसको मिला के बनता है पूरा एक कंपन। तो इस तरह से यहाँ तक ये बना पूरा एक कंपन। तो हम बोल सकते हैं कि एक कंपन, ठीक है बच्चों, एक कंपन में लिया गया समय, जितना समय लगता है इस पूरे एक कंपन को करने में, उसे हम कहते हैं आवर्त काल। एक कंपन में लिए गए समय को कहते हैं आवर्त काल। और इसका अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, यानी कि प्रति सेकंड, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है क्या बच्चों, आवृत्ति। प्रति सेकंड यानी कि एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है आवृत्ति, जिसका SI मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसे हम इस तरह से सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इस तरह से प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, और एक कंपन में लिए गए समय को हम क्या कहते हैं, T यानी कि समय। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आयाम क्या होता है। देखिए ये इसकी माध्य स्थिति है, और अपनी माध्य स्थिति से ये यहाँ इधर की तरफ गति कर रहा है दोलक, तो जितना अधिकतम विस्थापन होता है वो क्या कहलाता है, आयाम। अपनी माध्य स्थिति से ये जितना मैक्सिमम यानी कि जितना अधिकतम वस्तु विस्थापित होती है ये कहलाती है दूरी, ये क्या कहलाएगी, इसकी आयाम। अब बच्चों आयाम शब्द हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयाम पे ही डिपेंड करता है कि हमारी वस्तु जो भी कंपन कर रही है उसकी ध्वनि कितनी तेज होगी, उसकी प्रबलता, उसकी आवाज़ की तीव्रता निर्भर करती है इन आयामों पर। आयाम जितना ज़्यादा होगा उसकी ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। अब हम जो दूसरा शब्द था तरंग, तरंग के रूप में कैसे चलती है ध्वनि, पहले जानिए तरंग होता क्या है। देखिए बच्चों तरंग क्या है, तरंग का अर्थ होता है लहर। अगर हम शॉर्ट में बात करें, तरंग का अर्थ होता है लहर। तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, यानी कि इंग्लिश में हम बोलेंगे डिस्टर्बेंस है, जो किसी माध्यम से होकर गति करता है, और माध्यम के कण
निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है बच्चों कि तालाब में जब कोई व्यक्ति पत्थर फेंकता है, आपने देखा भी होगा कि जब तालाब में पत्थर फेंको तो कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखाई देती है। बीच में जैसे ही यहाँ पे एक कंकड़ फेंका तो इस तरह से एक आपको दिखाई देता होगा कि गोलाकार से संरचना ऐसे आगे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ये मैंने पत्थर डाला और कुछ इस तरह की संरचना आगे आपको गोलाकार बढ़ती जाती है, पर ये आगे जाके यहाँ पे क्या होता है, ये लुप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये आपको संरचना ठीक यही हमारी ध्वनि में भी होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये घंटी की आवाज़ यहाँ पर उत्पन्न हुई, तो इसकी आवाज़ आगे इसी तरह से गोलाकार होते हुए तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या माध्यम, जिस माध्यम में ये आगे बढ़ती है ध्वनि, तो क्या माध्यम के कण ही आगे बढ़ने लगते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ही ध्वनि उत्पन्न होती है, माध्यम के कण उस गति को, जैसे ये एक यहाँ पे कण है माध्यम का, ये आगे आने वाले जितने भी यहाँ माध्यम के कण हैं उनको वो गति को आगे ट्रांसफ़र यानी कि देते जाते हैं, उनको आगे स्थानांतरित करते जाते हैं। तो इस तरह से एक माध्यम में जितने भी अणु होते हैं, जितने भी उसके कण होते हैं, वो गति को एक दूसरे को आगे देते जाते हैं और इस तरह से ध्वनि की जो तरंगें हैं वो आगे बढ़ती जाती हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि ध्वनि जब एक संचरित होती है तो माध्यम के कण आगे ना बढ़कर माध्यम में वो विक्षोभ तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। अब तरंग होते कितने प्रकार की है? देखिए, तरंग बच्चों दो प्रकार की होती है। पहली है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य, जैसा कि आपने इसको पहचानते हैं बच्चों, क्या है ये? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ये है अर्थवर्म यानी कि केचुआ। और इसको तो आप सब जानते ही होंगे, ये क्या है? स्नेक यानी कि सांप। इन दोनों की गति बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जैसा कि केचुए में आपने देखा होगा कि इसकी गति कैसी होती है, आगे की तरफ, तो जिसमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, यानी कि बिल्कुल उसके साथ साथ। अगर ये इस दिशा में गति कर रहा है तो संचरण जो हमारा होगा ध्वनि का, वो भी उसी दिशा में यानी कि समांतर होंगे दोनों एक दूसरे के। तो ये गति कहलाती है, इस तरह की तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, आपको इन्हीं शब्दों पर ध्यान देना है। अनुदैर्ध्य है दैट मीन्स समांतर, और अनुप्रस्थ तरंग मतलब लंबवत गति। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सांप की जो गति होती है वो कुछ इस तरह की होती है, लेकिन वो बढ़ता किस दिशा में है? बढ़ता है वो आगे की तरफ। तो यानी गति हो रही है हमारी इस दिशा में, उसका मूवमेंट हमारा इस तरह का हो रहा है, लेकिन गति वो बढ़ के इधर की तरफ रहा है, सामने की ओर। तो ये इस तरह की तरंगें कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब ध्वनि किस तरह की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इस बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्वनि किस तरह की तरंग होती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अब हम बात करेंगे ध्वनि की प्रबलता की। बच्चों ये बताइए, ये व्यक्ति चिल्ला रहा है और ये व्यक्ति सामान्य बातचीत कर रहा है, दोनों में से आपको किसकी आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देगी? जो चिल्ला रहा है उसकी या जो सामान्य बातचीत कर रहा है? बिल्कुल सही बताया आपने, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिल्ला कर बात कर रहा है उसकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देती। क्यों? क्योंकि प्रबलता का गुण वह ध्वनि का गुण है जिसमें ध्वनि तीव्र या मंद सुनाई देती है। बच्चों ध्वनि के जो गुण होते हैं उसमें 2-3 गुण होते हैं। पहला है प्रबलता, दूसरा है तारत्व और तीसरा है गुणता। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से ध्वनियाँ हमें अलग अलग तरह की सुनाई देती हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कानों में बहुत लगती हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती सुनने में, मन होता है हम बार बार उन्हीं आवाज़ों को सुने। तो ये क्यों होता है? ये होता है ध्वनि के गुणों के कारण। जैसे पहला गुण है प्रबलता। प्रबलता क्या निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कंपनों के आयाम पर। प्रबलता का गुण कंपनों के आयाम पर निर्भर करता है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है कोई भी वस्तु,
तो देखिए इसमें क्या होता है कि जितना ये इसका मैक्सिमम यानी कि अधिकतम विस्थापन होता है यही कहलाता है इसका आयाम। और किसी कंपन का आयाम जितना ही अधिकतम होगा उस वस्तु की आवाज़ की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिकतम होगी। इसका मतलब जो व्यक्ति चिल्ला रहा है उसकी आवाज़ से जो उत्पन्न कंपन है उसका आयाम अधिकतम है इनकी तुलना में जो व्यक्ति सामान्य बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से जिनकी आवाज़ की आयाम जो होता है वो अधिकतम होता है यानी उसकी प्रबलता भी अधिकतम है। तो प्रबलता अधिक होने से हमको आवाज़ काफ़ी तेज यानी कि तीव्र सुनाई देती है। ध्वनि का तारत्व। तारत्व बच्चों ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण हमको कोई कोई आवाज़ कानों में जैसे लगता है चुभ रही है यानी बहुत तीखी सुनाई देती है, और कोई कोई आवाज़ सुनने में हमको लगता है कि थोड़ा सा गंभीर आवाज़ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो अब आप अंतर करके बता सकते हैं कि किसकी ध्वनि बहुत तीखी होगी और किसकी बहुत भारी होगी। तो ये सबको पता है, भारी मतलब थोड़ी सी आवाज़ में मोटापन और तीखी मतलब आवाज़ पतली। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लड़के की आवाज़ थोड़ी सी मोटी यानी कि भारी और लड़की की आवाज़ तीखी होगी। तो ये गुण भी निर्भर करता है ध्वनि के कौन से गुण पे, तारत्व पर। तारत्व जिसकी ध्वनि में उच्च होगा उसकी आवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होगी। तो आवृत्ति जब ज़्यादा होगी तो वो ध्वनि हमको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा भारी सुनाई देगी। और जिसकी आवृत्ति बहुत निम्न होगी तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि आवाज़ों में आप अंतर कर पाएंगे अब सुनकर कि कौन सी आवाज़ मोटी है और कौन सी भारी। अब हम बात करेंगे विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के बारे में। अच्छा बच्चों, आप त्योहारों में गए होंगे अक्सर और आपने देखा होगा वहाँ पे ढोलक बजती है। कभी मन में आपने सोचा कि यह आवाज़ कहाँ से आ जाती है? एक ढोलक होती है और जिसको लोग पीट रहे होते हैं और इतनी अच्छी लगती है आवाज़, कहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जो आप मन में आपके विचार आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उसको हाथ से पीटा जाता है। क्या होता है कि जिस तरह ये ढपली दिख रही है, ढपली है, मृदंग, तबला, ढोलक, इस तरह के जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं इनमें इस तरह से क्या होता है, चमड़े का डायाफ्राम लगा होता है। अब डायाफ्राम लगे होने पे क्या होता है, यहाँ पे जितनी तेज़ी से आघात किया जाता है उतनी ही तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ध्वनि की जो प्रबलता निर्भर करती है किस पे, आयाम पर, जिसको मैं भी आपको पहले करके भी दिखाने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये आप देख सकते हैं कि एक एक ग्लास रखा हुआ है बच्चों, और इस तरह से ये इसको मैं गति कराने वाली हूँ। देखिए बच्चों, तो इसका आयाम अधिकतम है अभी। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, अब आप देखेंगे इसमें आपको एक आवाज़ सुनाई दी। अब देखिए फिर से अंतर करिए, कोशिश करिएगा। तो आप देख रहे हैं जब मैं इसको काफ़ी दूर से छोड़ रही हूँ तो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, और जब मैं इसको पास से छोड़ रही हूँ देखिए ये ध्वनि काफ़ी कम है। फिर से देखिए बच्चों, देखिए ये आवाज़ कम है ना, तो इसका मतलब ये आयाम अधिकतम था तो आवाज़ तेज आई, पर ये आवाज़ यहाँ से देखिए आयाम कम है तो धीमी हो गई इसकी आवाज़। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनि कितनी तेज होगी, ये निर्भर करता है ध्वनि के आयाम पर कि उसके कंपन जो हैं उसका आयाम कितना अधिकतम है। तो इस प्रयोग से बच्चों आप जान पाए, आपने देखा कि जब आयाम अधिकतम था तो ध्वनि हमको तेज सुनाई दे रही थी, पर क्या हुआ, जैसे ही आयाम कम हुआ ध्वनि हमको हल्की सुनाई देने लगी। तो इस तरह से आयाम पे ध्वनि निर्भर करती है, उसके कंपनों के आयाम पर कि ध्वनि कितनी तेज होगी। यही होता है हमारे वाद्य यंत्रों के साथ। हम जितना कस के अपने हाथों को दूर ले जाकर जब उस पर हम आघात करते हैं तो ध्वनि तेज उत्पन्न होती है, और जब हम पास से करेंगे आघात तो ध्वनि कम निकलती है। अब ध्वनि इन्हीं वाद्य यंत्रों के आधार पर 4 तरह से उत्पन्न की जा सकती है। वाद्य यंत्रों में पहला आप सबने सही सोचा, आघात के द्वारा। पहला तरीका है जैसे ढोलक, मृदंग, इन पर आघात के द्वारा। दूसरा होता है क्या, फूंकने से, जैसे शहनाई आपने देखी होगी, बांसुरी देखी होगी, और एक तो आप सबने किया होगा, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अगर हमारे पास एक पेन का ढक्कन है, जैसे आप ये देख सकते हैं पेन का ये ढक्कन है और मैं इसको फूंकती हूँ, देखिएगा आवाज़ आई,
फूंकने पे एक ध्वनि उत्पन्न हुई, ठीक इसी तरह से बच्चों हम जब भी बांसुरी हुई और शहनाई हुई, इसमें जब हम फूंकते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दूसरा तरीका हुआ फूंकने के कारण। फिर तीसरी हम बात करेंगे, जैसे कि वायलिन, इसमें किस लिए होता है? रगड़ने से, जब इसके तारों को हम रगड़ते हैं। इसी तरह से सितार, आपका गिटार, ये तो आपका गिटार हो गया। इसी तरह से इनमें तो हम लोहे की पत्ती लेते हैं, उसके ऊपर रगड़ते हैं। लेकिन कुछ वाद्य यंत्रों में हम तारों को जब हम खींच के छोड़ते हैं तो भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसको आप बच्चों घर पे भी बनाएंगे। ये एक आपको ख़राब कोई भी बेकार बॉक्स आप ले लीजिए खाली, और उसमें इस तरह के रबड़ बैंड आप लगा दीजिए, और ये आप सबको भी करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रबड़ बैंड को मैं खींच रही हूँ तो ये एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, देख सकते हैं। तो आपने देखा कितनी अच्छी ध्वनि से उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से इसको आप घर पे बनाइए और इसको एंजॉय करिए कि देखिए कितना अच्छा इससे म्यूज़िक निकल रहा है। तो आप तरह तरह के म्यूज़िक भी इससे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ वाद्य यंत्रों में भी, जैसे सितार, गिटार, वायलिन में क्या होता है कि इसी तरह से तारों को, उसमें लोहे के तार होते, इस तरह खींचा जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से कुछ वाद्य यंत्र हैं जिनके बारे में आप बताएंगे अब मुझे, जैसे कि ढोलक, तबला, मृदंग। अब आप बताइए इसमें ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? बिल्कुल सही बताया आपने, आघात के द्वारा। इसी तरह से सितार और गिटार में कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है? तारों को खींचकर छोड़ने से। वायलिन में कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है? रगड़ने से। और बांसुरी, बीन, शहनाई में, ये तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा बांसुरी को बजाना, कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है? फूंक मारने से। तो अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इन वाद्य यंत्रों में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों, जैसा लक्षणों के आधार पर मैंने अभी आपको 3 गुण बताए थे, प्रबलता, तारत्व और गुणता। इन्हीं के आधार पर ध्वनियों को कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। फिर है आवृत्ति के आधार पर अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रबल ध्वनि तथा मंद ध्वनि क्या होती है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप कभी कभी पढ़ते पढ़ते कॉपी के पेज पर लटते हैं तो क्या आपको वो ध्वनि इतनी तेज़ रहती है कि आपकी बाहर कोई, क्लासरूम के बाहर कोई खड़ा हो, उसको वो ध्वनि सुनाई दे जाए? बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल नहीं। आपके बगल के बच्चे को तो सुनाई देगी, लेकिन बाहर खड़े व्यक्ति को वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। पर अगर लाउड स्पीकर चल रहा हो तो क्या होता है? उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है। इसी तरह से बादलों की गड़गड़ाहट, इसकी आवाज़ भी हम बहुत दूर से सुन सकते हैं। तो ध्वनि कितनी प्रबल है या मंद, ये निर्भर करता है ध्वनि की प्रबलता पे, और प्रबलता का गुण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब ध्वनि मोटी है या पतली, ये निर्भर करता है ध्वनि की आवृत्ति पे। जैसे कि कुत्ते की आवाज़ की आवृत्ति, बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति आप देखेंगे तो बिल्ली की आवाज़ पतली और कुत्ते की आवाज़ मोटी होती है। तो ये भी मैं आपको अभी तारत्व का गुण बता चुकी हूँ। फिर है प्रिय तथा अप्रिय ध्वनि। ध्वनि की गुणता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रिय होगी या अप्रिय। जैसे कि बांसुरी की ध्वनि आपको अच्छी लगती है तो वो हो गई प्रिय, और जो आवाज़ आपको सुनने में बहुत ज़्यादा जैसे कि तेज़ लगे या ना कानों को अच्छी लगे तो वो हो गई अप्रिय। अब हम बात करेंगे अपश्रव्य ध्वनि की। देखिए बच्चों, जो कंपन 20 कंपन प्रति सेकंड की दर से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे जो होती हैं, इनको हम कहते हैं क्या? अपश्रव्य, जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता है, पर इसको कौन सुन सकता है? हाथी और कबूतर। फिर है श्रव्य ध्वनि, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों को हम कहते हैं श्रव्य, और इसको हम ऑडिबल रेंज यानी श्रव्यता परास भी कहते हैं, और इसे हम मनुष्य आसानी से सुन सकते हैं। फिर है पराश्रव्य ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को मानव सुन नहीं सकता है। इसे चमगादड़, डॉल्फिन और कुत्ते, ये कुछ जंतु हैं जो आसानी से सुन सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह आज हमने सीखा कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, विभिन्न वाद्य यंत्रों से ध्वनि आप कैसे उत्पन्न करते हैं, कंपन और तरंगे क्या होती हैं। इसके अलावा ध्वनि की प्रबलता और तारत्व जैसे गुणों को आपने समझा, और ध्वनि के प्रकार को भी अच्छी तरह जाना। तो ये कुछ संबंधित गृह कार्य है बच्चों, जो आप आसानी से कर सकते हैं कि ध्वनि कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं,
और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। 20,000 से कम आवृत्ति की कम तरंगों को हम क्या कहते हैं? यह आप आंसर अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब श्रव्य तरंगे और बांसुरी कोयल की आवाज़ हमें अच्छी लगती, परंतु लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं अच्छी लगती। तो ये आंसर अब आप मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ के बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब, गुणता के आधार पर। तो बच्चों अब आप इसको होमवर्क को करेंगे और अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जो कि होगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जहाँ पे हम इसके अगले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसके अब आगे हम देखेंगे कि ध्वनि किन किन माध्यमों से होकर गुजर सकती है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं आपको एक अच्छी सी एक्टिविटी भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में इस तरह से आप एक कोई भी लकड़ी का स्केल लीजिए और इस तरह से उसमें 2 आप स्केल लगा दें, कोई पेन लगा दें या स्केच लगा लें। अब देखिए आवाज़ को सुनिए, ये आवाज़ मोटी है, ये आवाज़ कुछ पतली है, ये देखिए। तो जैसे जैसे हम इसको खिसकाते जाते हैं आवाज़ चेंज हो रही है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, तो आप भी इस तरह से किसी भी लकड़ी के स्केल पे आप इस तरह का कि आपका खुद का बनाया हुआ म्यूज़िक सिस्टम है, तो बच्चों आप भी ये एक्टिविटी है जिसको करिए और एंजॉय करिए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।